नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यों की पीठ ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनी और उसमें विपक्ष की दलीलें लगभग पूरी हो चुकी हैं। सरकार की दलीलें कल हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून पर तीखी बहस की और केंद्र की दलीलों का विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून असंवैधानिक है और वक्फ संपत्ति को कंट्रोल करने और छीनने वाला है। इस पर सीजेआई ने संसद से पारित कानूनों की संवैधानिकता को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिकता की धारणा होती है। संसद से पारित कानून संवैधानिक माने जाते हैं, इसलिए जब तक कोई स्पष्ट और गंभीर समस्या ना हो, अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो क्या अदालत ने वक्फ कानून पर सुप्रीम मोहर लगा दी है? आज बात इसी मुद्दे पर। देश में दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है एक धर्म की? वक्फ का जो मैटर है, वक्फ आप समझ लीजिए वो अल्लाह को डेडिकेटेड होता है। वक्फ कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्या वाकई में वक्फ कानून पर सुप्रीम मोहर लग चुके हैं या अभी इंतजार करने की जरूरत? और क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्देश सरकार को दे सकता है कि आप इस क्लॉज के अंदर परिवर्तन कीजिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर मोहित खंडेलवाल जी हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष सैयद साहिबे आलम जी हैं। शुरुआत मोहित आपके साथ। जो ये कहा गया है कि संसद से पारित कानून अपने आप में संवैधानिक होते हैं, उसको वक्फ कानून के साथ जोड़कर अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के मायने क्या है? जी विजेंद्र, आपने सही कहा। ये एक प्रिजम्पशन है लॉ का, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। यह माना जाता है कि अगर संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो वो संविधान के अनुरूप है, क्योंकि कानून बनाने का काम संसद को दिया गया है, कानून की अनुपालना कराने का काम और उसका इंटरप्रिटेशन करने का काम कोर्ट को दिया गया है। तो हमेशा जब भी न्यायालय किसी संसद के कानून की व्याख्या करेगा या उसकी चैलेंज को सुनेगा तो ये प्रिजम्पशन रहेगा कि वो कानून जो बनाए वो संविधान के अनुरूप बनाए। यदि कोई व्यक्ति उसको गैर संवैधानिक बताता है तो ये उसका दायित्व है कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि वो कौन से कानून, कौन से संविधान के प्रावधान को उल्लंघन करता है। जैसे कि इस परिप्रेक्ष्य में, इस वर्तमान प्रकरण में जो पिटिशनर्स है, जो माइनॉरिटी है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो कानून बनाया गया है वो आर्टिकल 14 के उल्लंघन में है, जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया गया उसके उल्लंघन में है। वो ये कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र जो आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं वो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। अगर आप जो हिंदू मेजॉरिटी या कोई भी अन्य रिलीजन के लोग हैं उनको अगर आप इस बोर्ड में लेता है तो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। तो इन बिंदुओं पर उनको न्यायालय को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कैसे उनके अधिकार इससे प्रभावित होते हैं और क्या ये प्रथम दृष्टया संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि इस स्तर पर अगर प्रथम दृष्टया संविधान का उल्लंघन होगा तभी न्यायालय इस स्तर पर कोई इंतरिम आदेश पारित कर उनको प्रोटेक्शन देगा, अन्यथा नहीं। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, क्योंकि बाकायदा कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि न सिर्फ ये असंवैधानिक है बल्कि आर्टिकल 14, 15 और 25 का उल्लंघन भी है। और इसमें जो वक्फ बाय यूजर है उसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है कि एक बार अगर जमीन वक्फ हो गई तो फिर उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। क्या सबसे बड़ी समस्या सिर्फ इसी क्लॉज को लेकर है? देखिए, समस्या तो कांग्रेस की हमेशा रही है। आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने क्या बोला था, देश के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का। भाई क्यों मुसलमानों का, क्यों गरीबों का क्यों नहीं होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने 2014 के बाद में, मोदी जी ने कहा कि संसाधनों का अधिकार सबसे पहले गरीबों का है। और अब आप देख लीजिए कि 15% मुसलमान देश के संसाधनों का किस तरह से है। पीएम आवास योजना के अंदर 31% का फायदा उठा रहे 15% मुसलमान। उज्ज्वला योजना के अंदर 37% का फायदा उठा रहे हैं। मुद्रा योजना के अंदर 36% का फायदा उठा रहे हैं। जनधन योजना के अंदर 42% का, पीएम किसान सम्मान निधि में 33% का और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन रोजगार गारंटी के अंदर 70% का। तो अब बताइए आप कहां, अगर गरीब मुसलमानों को अगर फायदा होता तो इसमें कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? फिर 2006 के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोलती है कि वक्फ की 6 लाख एकड़ जमीन है
और उससे सिर्फ 163 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, जबकि 12,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का उससे लाभ होना चाहिए। प्रतिवर्ष की कमाई 12,000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, यानी कि 11,463 करोड़ रुपए कौन ले जा रहे? मजेवी नेता या कांग्रेस के नेता फायदा उठा रहे थे। अगर इन चीजों को अगर मोदी जी ने अगर संशोधन कर लिया तो फिर तकलीफ किस बात की है? साहब, उस प्रॉपर्टी को बाइफरकेट कीजिए, उसमें से कितनी मदरसों के लिए, कितनी कब्रिस्तान के लिए है, वही तो बात अलग अलग। अरे सर, कब्रिस्तान से रेवेन्यू कैसे लेंगे आप? सोलंकी जी आएगी ना तो कानून बनाया तो सब चीजें सामने आएगी, ये सामने आएगी ना जब कानून बनाया। सच्चर कमेटी का जिक्र कर रहे हैं तो मैं भी उसको पढ़ चुका हूं। ये सच है कि भाई 6 लाख एकड़ के आसपास जमीन थे, 163 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखा गया, 12,000 करोड़ के आसपास 12,000 करोड़ सच्चर कमेटी की। लेकिन उसमें मैं ये नहीं पढ़ पाया कि भाई कब्रिस्तान कितना है बाकायदा। ये चलो 2006 में सरकार किसकी थी? सोलंकी जी 2006 में सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ना 2006 के अंदर, उन्होंने ही कमेटी बनवाई होगी ना सच्चर कमेटी की। तब वहां की रिपोर्ट है कि 163 करोड़ रुपए सालाना की आय हो रही है, जिसकी 12,000 करोड़ रुपए की। आज 32 लाख एकड़ जमीन है जिससे 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना इनकम हो सकती है, जिसमें मात्र 166 करोड़ रुपए का सालाना इनकम हो रही है। तो बता दीजिए, अगर मान लो ये कानून गरीब मुसलमानों के हित में है तो तकलीफ किस बात को है? तो ये कांग्रेस की सोची समझी साल है, कांग्रेस मुस्लिमों को भड़काने के लिए काम करती है। एकड़ जमीन कैसे बढ़ी? जिस पे हाथ रख दिया, आज कल कोई यहां से आके कह देगा कि साहब ये भी बक्की जमीन है, विधानसभा को कह देगा साहब ये बक्की जमीन है, अभी जीपीओ के पीछे जमीन थी आके सब ये तो बक्की जमीन है। ये तो स्थिति है। अरे तो भाई अगर कानून बन गया, इसके बाद समीक्षा हो रही है, सब चीज हो रही है, तो तकलीफ किस बात की है? अगर आपकी है तो पता लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर हमें ऐसा राजनीति करना, इसके अलावा कोई काम। ठीक है परुष भारद्वाज, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई संसद से पारित कानून संवैधानिक है, तो कांग्रेस उसे संवैधानिक मानेगी भी या नहीं मानेगी? वीरेंद्र जी, मैं एक सवाल आपका समझा नहीं, एक बार वापस से एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। फिर से बोलता हूं सर, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि भाई संसद से पारित कानून संवैधानिक है। अब कांग्रेस इसको संवैधानिक मानती है या नहीं मानती है? बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे अभी आपसे मैंने कहा कि प्लीज अपने सवाल को एक्सप्लेन कीजिए, और आपने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद मैं आपका जवाब देने जा रहा हूं। यही चीज आज कोर्ट रूम में हुई। जब न्यायालय में कोई मामला जाता है तो न्यायालय सबसे पहले या तो उसको खारिज करता है या फिर उसको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद भी दो स्थिति, खारिज करने के बाद में एक स्थिति ये होती है कि याचिकाकर्ता में पेनल्टी लगाई जाती है, और एक्सेप्ट करने के बाद में भी दो स्थिति होती है कि एक स्थिति होती है कि या तो किसी पक्ष को रिलीफ दिया जाता है या किसी पक्ष को रिलीफ दिए बिना याचिका को आगे बढ़ाया जाता है। यदि हम इस मामले की बात करें तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए आपने इनको बोले दिया, ठीक है, इनको मुझे जवाब तो आ जाने दीजिए ना। अरे मालिक, मैं टोक ही नहीं रहा, मैं कह रहा, मैं समझा नहीं, आप दोबारा समझाइए क्या कह रहे हैं। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जब किसी भी न्यायालय में कोई मामला जाता है स्टार्टिंग फेज में, तो उसमें दो स्थिति होती है, या तो न्यायालय जो है उस मामले को खारिज करती है और याचिकाकर्ता पे पेनल्टी लगाती है, या फिर उस याचिका को स्वीकार करती है। और याचिका को जब स्वीकार किया जाता है तो उसमें दो तरह की बातें इस मायने में होती है कि या तो याचिका को आगे नॉर्मल स्वीकार करके चलने दी जाती है, दोनों पार्टियों को नोटिस जारी करके आगे के जो है जवाब मांगे जाते हैं, और साथ में यदि न्यायालय को लगता है कि इस मामले के अंदर किसी पक्ष जो है उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो न्यायालय जो है जो टेम्परेरी रिलीफ, जिसको हम लोग कानूनी भाषा में टेम्परेरी इंजेक्शन टीआई बोलते हैं, तो वो जो है टेम्परेरी व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट देती है। तो जब इस मामले, ये वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जो है याचिकाकर्ता के पक्ष में 3 रिलीफ दिए। एक तो दिया कि वक्फ बोर्ड पे जो केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी, चाहे वो वक्फ बाई यूजर हो या वक्फ बोर्ड या वक्फ बाई डीड हो, और वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में किसी भी नए सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी। तो मुझे बताइए कि सुविधा का संतुलन किस पक्ष की तरफ रहा? नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात हम आज वाली बात कर लेते हैं कि पहले सरकार से जवाब मांगा गया था, उसके बाद जब पिछली बार 15 मई को जब सुनवाई तो दोनों पक्षों से लिखित जवाब मांगा गया। तो उसके बाद में जब कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगी तो ऑब्वियसली जिस पक्ष को सुनेगी, जैसे आपने भी सुरेश गर्ग जी से कोई सवाल किया तो निश्चित तौर पर इनके जवाब में आपको कमी या फिर आप किसी मामले में असंतुष्ट हुए, आपको लगा कि जवाब पूरा नहीं है, तो आप इनसे पूछ रहे थे। अब आप जब मेरी बारी आई तो आप मुझसे सवाल भी इसे पूछेंगे कि पूर्व जी ढंग से बताइए इस बात को। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने जब दलील दी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस बात को, उन्होंने कहा कि भाई सारी संपत्तियों को निजी संपत्ति बनाने की तैयारी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा कोई कानून हो रहा है तो इसमें क्या कोई संवैधानिकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तो करी है खाली, और वो कोई मुझे नहीं लगता कि लिखित टिप्पणी होगी, और मामला तो अभी चल रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये मानते हैं कि अगर संसद से कोई कानून पारित हो रहा है, राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर कर रही है,
तो वो संवैधानिक नहीं है। मैं आपसे इस आप बात ये कह रहे हैं? मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि अब से पहले कोई पहला मामला है नहीं है। अनेकों प्रकरण इतिहास के अंदर ऐसे हुए हैं कि जब संसद में पास हुए जो मामले हैं वो न्यायालयों में गए, न्यायालयों में ने कईयों में को तो जो है खारिज करके सरकार के पक्ष में निर्णय दिया, कई मामलों में न्यायालय ने आंशिक संशोधन किया और कई मामलों में सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि अभी तो ये मामला चल रहा है। आपने प्रोमो में बनाया कि वक्फ पर सुप्रीम मोहर, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय होगा। हमारे वकील साहब भी पास में, पूछ लीजिए। तो ये अगर सुनिए, आज के मामले में आज की सुनवाई की बात करें तो हम इस बात को मानते हैं कि आज सरकार के सॉलिसिटर ने माननीय न्यायालय से ये मांग करी कि साहब आपने जो 3 रोक लगाई हुई है उसको आप तत्काल हटाइए, आज ही की कार्रवाई के अंदर रहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है तो अपनी रोक को नहीं हटाई। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का अभी भी जो है मानस है, न्याय का जो सिद्धांत है उसका पलड़ा याचिकाकर्ताओं की तरफ झुका हुआ है विजेंद्र जी। मैं इस बात को कहना चाहूंगा। और कांग्रेस का पलड़ा किधर झुका हुआ? नहीं देखिए, कांग्रेस अरे आप तो हाँ बिल्कुल, मैं इन्हीं की बात के जवाब 2006 की रिपोर्ट है, आपने 163 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट का मामला 163 करोड़ रुपए, 11,487 करोड़ रुपए कांग्रेसियों के खाते में गए नहीं गए, बता दीजिए। आपने कमेटी बनाई थी 2006 की 70 कमेटी आपने बनाई थी ना, 11,487 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कहां चले गए बता दीजिए। आज 33 लाख एकड़ जमीन है, 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, 40 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। अगर गरीब मुसलमानों को फायदा हो रहा है तो आप तकलीफ क्यों? 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। परुष भारद्वाज जी, अरे सर दोनों रुकिए भाई एक बार। सैयद साहिब आलम साहब, 1 मिनट, दोनों रुकिए भाई, दोनों रुकिए। सैयद साहिब आलम साहब, सैयद साहिब आलम साहब, आपको लगता है वाकई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर? 1 मिनट भाई, 1 मिनट परुष भारद्वाज जी, 1 मिनट भाई। अब सैयद साहिब आलम साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर सुनवाई चल रही है, क्या वाकई में इसके एक सही विश्लेषण की जरूरत? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े हैं, आंकड़े सरकारी हैं, मैं नहीं जानता कि कितने सही गलत, लेकिन सरकार अगर आंकड़े पेश करती है तो वो सही होते हैं। अगर 2006 से 2025 के बीच में लगभग 26 लाख एकड़ जमीन डोनेट की गई, मैं डोनेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कह रहा है कि वो मेरी है, अब वो डोनेट ही हुई होगी। अगर जांच हो रही है और उस जमीन का सही इस्तेमाल के लिए कानून आ रहा है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इंतजार करना चाहिए अभी? नहीं, मसला सिर्फ 2006 से 25 तक नहीं है, 1913 से लेकर 54 तक और फिर 1995 से लेकर 2025 तक, जहां तक हम वक्फ बोर्ड का जो ये एक वैधीकरण जो चला आ रहा है, जिसको वक्फ अधिनियम एक्ट के तहत फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जब बात रखी थी कि इसको वक्फ बोर्ड से लेकर केंद्रीय वक्फ बोर्ड तक इसको अधीन माना जाए, तो तब से लेकर अब तक जो नज़र गई है, हम उस पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्ती तौर पर ये मैं कहना चाहूँगा कि वाकई कहीं हद तक अगर देखा जाए कि संसद से जो कानून बनाया जाता है, राष्ट्रपति का उस पर जब सिग्नेचर हो जाता है तो वो संवैधानिक होता है, वो गैर संवैधानिक नहीं होता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है और हमें उसकी गरिमा की लाज रखनी चाहिए। भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि हम कानूनन इस बिल के बिल्कुल पक्ष में ना हो, लेकिन बिल्कुल खिलाफ भी नहीं है। उसके पीछे 2 वजह हैं विजेंद्र जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से एज ए मुस्लिम ये बात कह रहा हूँ। बोलिए। क्योंकि आज की तारीख में मुसलमानों को, खास तौर से पसमानदा मुसलमानों को, जो वक्फ बोर्ड से फायदा होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। दूसरी बात यह कि आप आज उठा के देख लीजिए, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या तमिलनाडु हो, 6 लाख एकड़ से लेकर 7 लाख एकड़ तक की जो ज़मीनें हैं, जितने हॉस्पिटल्स, मदरसे, मस्जिदें, तामीरात, इदारे और गर्ल्स हॉस्टल और मुस्लिम तंजीमात होनी चाहिए, नगण्य ही 0 के बराबर हैं। अगर आज ये सरकार कहती है कि हम ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए इस बिल के अंदर संशोधन लाके पसमानदा मुसलमानों को हक देंगे, तो मैं समझता हूं कि हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, हमें देखना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि अगर सरकार की कथनी और करनी में फर्क है तो फिर हम इसका खुल के मुकाबला करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक। सर उसके बाद तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे भाई। अच्छा, दूसरी बात ये, आपको शायद मालूम हो या ना हो, परसों 22 तारीख को हमारा एक तरमीमी कानून 2025 एक्ट के विरोध में एक धरना आंदोलन जयपुर में शुरू होने जा रहा है, परसों 22 तारीख से सुबह 10 बजे से। उसमें हमारी राय यह है सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कई मुस्लिम सांसदों को, मुस्लिम राजदूतों को दूसरे गैर मुल्क भेज करके यह बताने की कोशिश की, भारत का पक्ष रखने की कोशिश की, इसी तरह से इस तरमीमी एक्ट कानून के अंदर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शामिल कर लिया जाता है एज ए मशवरतन, तो मैं समझता हूं कोई बुराई ना हो।
होती। आज मुसलमानों के पक्ष की और हक की बात की जाती है। मैं कहता हूं कि उस जमाने में जब लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक पूर्ण रूप से कांग्रेस बहुमत में थी तो सिर्फ सच्चर कमेटी की सिफारिशों की बात की गई, लागू नहीं की गई। मैं कहता हूं कि इसी एक्ट के बहाने अगर मोदी जी इस कानून को भी अगर पास कर दें कि सच्चर समिति की सिफारिशों का लाभ भी मुसलमानों को मिलना चाहिए, हर गरीब तबके के लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पसमानदा समाज का नागरिक हो, तो हम इसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। मेरा तो स्पष्ट रूप है इसके अंदर। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए विजेंद्र जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने अभी रहमान कमेटी की बात करी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2009 का घोषणा पत्र था, उसमें जो है 2009 के घोषणा पत्र में रहमान कमेटी एक बनी थी हमारी सरकार के समय में। जो राज्यसभा के जो उपसभापति थे रहमान साहब थे, उनकी अध्यक्षता में मुस्लिम समाज के भलाई के लिए कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें भाजपा के शहनवाज हुसैन साहब भी थे। और इस कमेटी ने जो है मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छी जो है सिफारिशें जो है उसके रिकमेंड की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस सिफारिश को बहुत अच्छी मानते हुए, मुस्लिम समाज के पक्ष में मानते हुए 2009 के अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया कि 2009 में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रहमान कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। और आज स्थिति हो गई भारतीय जनता पार्टी रहमान कमेटी का नाम भी नहीं लेती। एक मिनट, नहीं मैं रोक रहा हूं, आप इसको फैक्चुअली थोड़ा सही कीजिए। पहली बात तो उन्होंने सच्चर कमेटी का जिक्र किया था 2006 की रिकमेंडेशन को, आप 2009 में कोई रहमान कमेटी की बात करें, उसको कब फॉर्म किया गया, रिकमेंडेशन कब आया? यूपीए 2 का जो कार्यकाल था उसमें जो है दोनों पक्षों की सहमति, चाहे वो विपक्ष हो या विपक्ष हो, उसकी सहमति से। सर मैं ये पूछ रहा हूं कब उसको फॉर्म किया गया, कब रिकमेंडेशन आए, 5-10 रिकमेंडेशन बताइए। बिल्कुल मैं इसी बात को कह रहा हूं आपसे कि जो उसको जो रिकमेंड किया गया, उसकी जो कमेटी का गठन किया गया था वो यूपीए 2 के कार्यकाल के समय किया गया था। तारीख मुझे एक्जेक्टली ध्यान नहीं है, परंतु कमाल करें सर, 2009 आप गूगल पे आइए ना, जानकारी उपलब्ध है। मुझे आप क्लास का स्टूडेंट बना करके आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि आप ऑप्शन बताइए, गलत नहीं, बस कंफर्म है ना? मैं दावे के साथ बोल रहा हूं रहमान कमेटी अरे अभी सामने आ जाती है, अभी सामने आ जाती है, अभी सामने आ जाती है। हाँ, आराम से ढूंढिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 2009 में ही रिकमेंडेशन को लागू कर दिया, 2009 के अंदर तो इलेक्शन हुए होंगे, अब या तो मैनिफेस्टो में हो सकता है, रिकमेंडेशन हो सकता है। मेरी बात और बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में 2009 में कैसे ला सकती है? समझ रहे हैं, मैंने आपसे ये बात कही है कि जो यूपीए का जो कार्यकाल था उसके बाद 2009 वाला जो समय था, 2009 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में रहमान कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात थी ना, कमेटी ने आपने लागू करने की बात का जवाब दो ना, की बातें कर रहे हो, आप इस बात का जवाब की बात क्यों उधर भटकाने की बात करते हो? क्यों ना 11,837 करोड़ रुपए का घोटाला करते थे, कि प्रतिवर्ष 11,000 करोड़ घोटाला करते थे, घोटाले के साथ चल रहे हो, क्योंकि राजीव गांधी जी बोलते थे एक हवा चल के 1000 में से भ्रष्टाचार चल जाता है। आप लोग एक मिनट, सुरेश गर्ग साहब, गरीब मुसलमान को तकलीफ क्यों हो रही है? भारद्वाज जी, सुरेश गर्ग साहब, देखिए अगर आप दोनों को डिबेट नहीं करती हैं कोई बात नहीं, मैं उधर उधर डिबेट कर लेता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप नहीं, मेरी बात सुनिए सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, नहीं मैं आप दोनों को माफी के साथ रोक रहा हूं सर, भाई दोनों को रोक रहा हूं मैं। एक मिनट भाई, समस्या कर रहे हैं, एक मिनट सर, सैयद साहिब आलम साहब, आपको उस कमेटी का कुछ पता है जिसके बारे में पौरुष भारद्वाज जी कह रहे हैं? किसी भी कमेटी को अगर कागजी रूप से भी सामने लाया जाता है तो मैं समझता हूं क्षेत्रीय स्टेक होल्डर्स की राय तो ली गई होगी ना, या सिर्फ दो नेता लेकर उसको बैठ के पारित कर देंगे और बना दिया जाएगा, और बनाया भी गया था तो किसी भी प्रकार का उसका कोई नोटिफिकेशन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तो गया होगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 9 से और 14 तक भी कांग्रेस थी। अगर ये वो रिकमेंडेशन होंगी तो लागू हुई होंगी ना फिर कांग्रेस में। देखिए एक मिनट भाई, अब एक मिनट सर, हाँ साहिब आलम साहब। बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूं हो सकता है कांग्रेस के जो प्रवक्ता फरमा रहे हैं, हो सकता है उनकी बात दुरुस्त हो कहीं से कहीं तक, मैं उनकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं सर, ऐसी कागजी जो चीजें होती हैं ना जाने कितनी सुबह से लेकर रात तक राजनेता तैयार करते हैं और शाम को खारिज कर दी जाती है, उसमें इंप्लीमेंट और उसमें सुधार, इसी के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स की राय और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में एक उसका नोटिफिकेशन पहुंचाना, क्या हम आपके मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं, पसमानदाओं के लिए ये कर रहे हैं? ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी हमारे पास में नहीं है। ठीक है, मोहित खंडेलवाल जी, एक मिनट सर, आ रहा हूं मैं, रोकिए ना इसको। मोहित खंडेलवाल जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, वो संवैधानिक है, क्या ये तंज है, ये टिप्पणी है, ये क्वेश्चन है, क्या है? ये कानून है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हमेशा सुप्रीम कोर्ट मानेगा। कोई कारण है, देखिए आप नहीं, लेकिन ऐसे भी तो बहुत से कानून हैं ना जिनको लागू होने के बाद वापस किया गया। तो इसीलिए कहा गया कि उपधारणा, ये प्रिजम्पशन है, अगर इस प्रिजम्पशन को आप तोड़ देते हैं और पक्ष जो याचिका करता है अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समक्ष साबित करने में सफल रहते हैं कि नहीं ये गैर संवैधानिक है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन नहीं कर सकता हो।
बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आज तक ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो विधानसभा या संसद द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु उसके लिए ये साबित होना चाहिए कि जो भी कानून बना है वो गैर संवैधानिक है। तो अगर गैर संवैधानिक घोषित होता है तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है और उस अधिकार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और इसीलिए सुनवाई हो रही है। देखिए, इसीलिए इस देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, जहाँ पे अगर कोई मेजोरिटी, समझ लीजिए आज आप कहते हैं कि लेकिन बीजेपी मेजोरिटी मैं में, माफी के साथ रोक रहा हूं, मेरी कंफ्यूजन दो चीजों को लेकर है। पहली, संवैधानिक वैधता को लेकर, Correct. उस पर मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा है वक्फ के कानून को लेकर कि उसमें कितनी पावर दी गई है और उस पावर को संवैधानिक तौर पर कितना डिसॉल्व किया जा सकता है ताकि उसको न्यूट्रलाइज करते हुए सबके हित में काम किया जा सके। क्योंकि जो वक्फ संशोधन कानून है वो संवैधानिक तौर पर वक्फ के उस कंट्रोल के लिए जिसके जरिए सबको फायदा हो। देखिए विजेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि जो याचिकाएं लगी है वो संपूर्ण अमेंडमेंट को चैलेंज करती है। काफ़ी सारे अमेंडमेंट तो मुस्लिम बेनिफिशियल है, जिन्हें सभी लोग मानते हैं कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इससे वर्क की शक्ति बढ़ेगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी उपयोगिता बढ़ेगी और बेनिफिट कम्युनिटी को होगा अल्टीमेटली। कुछ कानून है, कुछ अंश है कानून के जिनको चैलेंज कर रहे हैं, जैसे वर्क बाय यूज़र हो गया। इनका दूसरा ये कहना है कि जो भी वक्फ बोर्ड है इसके अंदर आप किसी नॉन मुस्लिम को सम्मिलित नहीं कर सकते जब तक कि वो स्टेक होल्डर ना हो। ये एक मेजर डिबेट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट डे पे दी थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गैर मुस्लिम से वक्फ जमीन हो सकती है, वो भी एक पॉइंट ऑफ, क्योंकि मैं अभी तक भी ये आंकड़ा कहीं से नहीं ले पाया कि जो 26 लाख एकड़ जमीन अचानक से बढ़ी 15 सालों में, उसमें गैर मुस्लिम से ली गई जमीन कितनी है। देखिए, वापस मुद्दे पर दौड़ रहे हैं साहिब आलम साहब। मैं वो सवाल आपसे इसलिए कर रहा था कि भाई अगर गैर मुस्लिम वक्फ कर सकता है संपत्ति को, तो बोर्ड का सदस्य क्यों नहीं हो सकता, और उस पोजीशन पर जहां से कोई भी पावर उसके पास नहीं, सिर्फ मॉनिटरिंग पावर। इतनी समझदारी तो आप में और मुझ में भी है। गैर मुस्लिम जो वक्फ को संपत्ति दे रहा है वो सदस्य क्यों नहीं हो सकता? तो जितने भी मुसलमानों ने संपत्ति दी है वो कौन से वक्फ के सदस्य हो गए या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो गए? ये तो सारी पॉलिटिकल नियुक्तियां होती हैं। मैं ये कह रहा हूं, सरकार की नीयत अगर अच्छी है तो हम साथ हैं, कथनी करनी में फर्क है तो विरोध होगा। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जजों में, नाजिमों में और रिसीवरों में नियुक्तियों का आधार आप एक गैर मुस्लिम को या मुस्लिम संस्थाओं के बीच में तकरार करके करना चाहते हैं, उस पर सरकार जरा सा नरमी का रुख रखे तो मैं समझता हूं मुसलमानों को साथ लिया जा सकता है। उसमें तो बाकायदा गृह मंत्री बोल चुके हैं, बिल्कुल लेना चाहिए ना सर, लेना चाहिए ना। आप लाते हैं मुसलमानों के पक्ष में, और ये कैसा पक्ष वाला बिल है जिसमें सारी मुसलमान आपके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, थोड़ा सा आप राय मशवरा कीजिए। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दाखिल क्यों नहीं करते हैं? ठीक है सुरेश गर्ग साहब, सवाल फिर वहीं आकर रुकता है। भाई आपने कानून लिया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उस तरीके से एक डेलीगेशन इसको लेकर बनाइए, और उसमें मुस्लिम पक्ष के उन लोगों को भी जोड़िए जो प्रधानमंत्री मोदी से मिले और कहा कि भाई इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, लीजिए ना सबको साथ में, और फिर एक पूरा देश के अंदर बनाइए कि भाई किसी के खिलाफ नहीं है, सबके समर्थन में। देखिए, हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में जा जाके वक्फ कानून किस तरीके से गरीब मुसलमानों के लिए, पचमानदा मुसलमानों के लिए किस तरीके से फायदेमंद है, जगह जगह जाके समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हम मुसलमानों के यहाँ पे भी जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, और अलग अलग जगह तो हमारी मीटिंगें हुई है। तो इसलिए निश्चिंत रहिए कि इस कानून से प्रत्येक मुसलमान को फायदा है, और सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों को, पचमानदा मुसलमानों को फायदा है। अब बता दीजिए वक्फ कानून के अंदर जो अब तक आया उसमें किसी गरीब मुसलमान को कोई फायदा हुआ हो या पचमानदा मुसलमान को फायदा हुआ? लेकिन अब जो कानून आया है इससे हर मुसलमान को फायदा है, तो हर मुसलमान को फायदा है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्यों तकलीफ हो रही है इनको। इस बात को मान लेता हूं कि ये कह रहे हैं कि अब से पहले जो है वक्फ बोर्ड का फायदा नहीं हुआ। अरे एक मिनट, ये कह रहे हैं 1 लाख करोड़ की इनकम होगी, ये कह रहे हैं 1 लाख करोड़ की इनकम निश्चित रूप से होगी, कह रहे हैं 55 मुसलमानों को फायदा होगा, गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। कि जो सत्ता कमेटी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको। ऐसा क्लॉज पढ़ा कि जिससे सौरभ भारद्वाज जी, ये तो आपके द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट है जिसके आधार पे बता रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं 1 लाख करोड़ नहीं 12 लाख करोड़ रुपए साल की इनकम होगी। हमारा तो ये दावा 12 लाख करोड़ रुपए साल की इनकम होगी अगर ये तरीके से, अगर इनकी संपत्तियों का उपयोग होगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। इसलिए आप परेशान मत हो, मुसलमानों का फायदा होने दो, गरीब मुसलमानों का फायदा हो रहा था, आपको तकलीफ क्यों होती है? क्यों तकलीफ होती है? भारद्वाज जी, कांग्रेस को क्यों मतलब इस चीजों से तकलीफ होती है? अरे भाई न्यायालय ने, और वो इंजेक्शन आज भी जारी है। हाँ तो न्यायालय ने तो कह दिया ना कि भाई ये तो एक मिनट भाई, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट भाई, सुन पा रहा है, सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट, अब आप पौरुष भारद्वाज जी, एक
एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, भाई गला थकता नहीं क्या? एक मिनट, गला नहीं थकता क्या? कोई सुन भी नहीं पाता। मैं यकीन से करूं, मैं ही नहीं सुन पा रहा हूं, कौन क्या सुन पा रहा होगा आप दोनों को? मैं आपको बता रहा हूं क्यों गले को थकाते हो। एक मिनट, अपरुष भारद्वाज जी सीधा जवाब दीजिए, कांग्रेस वक्फ संशोधन कानून के साथ है या इसके खिलाफ है? हाँ या ना में बता दीजिए। देखिए, हमने तो जो है पार्लियामेंट में से खिलाफ वोटिंग की थी, परंतु आज जो है मसला इन सब चीजों से ऊपर निकल चुका है कि कौन पक्ष में है कौन खिलाफ है। आज की स्थिति यह है कि संसद ने इसको पास कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए उसके साथ रहेंगे। फाइनल कमेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में इसमें कुछ चेंजेस के लिए भी बोल सकता है? क्या ये हो सकता है कि भाई इस क्लोज को एक बार फिर चेक कीजिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तीनों अधिकार है, या तो वो अमेंडमेंट एक्ट को एज इट इज अपेल्ड कर दे, या उसको मॉडिफाई करके कुछ क्लॉज को डिलीट करने के लिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, या पूरे ही अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहे कि ये जो कुछ पर्टिकुलर क्लॉजेज है ये संविधान की भावना के विपरीत है और इनमें आप अमेंडमेंट लेकर आए या हम इसे स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जहाँ तक इसमें बात है, मैं क्लियर कर दूँ, अभी तक इस केस में कोई इंटरिम ऑर्डर पारित नहीं हुआ है। जो पहली बार सुनवाई हुई थी उसके प्रारूप में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने खुद ने अंडरटेकिंग दी है कि हम ये तीन चीज़ नहीं करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरिम ऑर्डर इस केस में पारित नहीं किया है, और वो सरकार ने खुद कहा है कि भाई हम इन चीजों पर अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लेंगे, कि हम अंडरटेक करते हैं कि का मतलब ये चीज होती है कि कोर्ट को जिस मामले में संशय होता है सरकार से, जब सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ अब ये मत कहिएगा कि आप उनसे भी ज्यादा जानते हैं पुरुष भारद्वाज जी, मोहित खंडेलवाल से भी ज्यादा जानते हैं, इतना तो मत कहिए। अब रुक जाइए एक मिनट, फाइनल कमेंट मुझे लेना है। हाँ साहिब आलम साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं विरोध रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये विरोध, ये गतिरोध आज भी रुक सकता है अगर इस कानून के अंदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की राय शुमारी को शामिल कर लिया जाए और वैसा ही खुला दिल दिखाया जाए जैसा भी सांसदों का एक डेलीगेशन को बाहरी मुल्कों में बेचा जा रहा भारत का पक्ष रखने के लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश गर्ग साहब आपका भी शुक्रिया, परुष भारद्वाज जी, मोहित जी आपका भी शुक्रिया, आलम साहब आपका भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा वैधानिकता, संवैधानिकता और इसके साथ साथ जो भी भारत के हित में किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष, वो सब चीजों पर जांच होगी, उसके बाद ही सुप्रीम मोहर लगेगी। लेकिन इंतजार होना चाहिए, और इंतजार इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी कानून ना खिलाफ होता है और ना ही पक्ष होता है, लेकिन कितने पक्ष में है उससे यह तय होता है कि वो कानून कितना बेहतरीन है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देश में दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है एक धर्म की? वक्फ का जो मैटर है, वक्फ आप समझ लीजिए वो अल्लाह को डेडिकेटेड होता है, वक्फ कभी खत्म नहीं किया जा सकता।